और पाकिस्तान के जवाबी ऑपरेशन रिटेलिएटिंग ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हवाले से GTV की खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है और ज़बरदस्त ये कारनामा है जो कि पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से सामने आया, जिस पर आज पूरी कौम ही हमें खुशी से सरशार नजर आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया को भी आप देखें तो वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए द डिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज का खिताब भी वो हमें दे रहे हैं। और इसका असल मतलब ये है कि ये वो क़ुव्वत है, ये वो ताकत है जिसका फ़िज़ा में कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। तो हर महाज पे पाकिस्तान को कामयाबी हुई है और भारत को हसीमत का सामना करना पड़ा है। भारत ने, आपको पता है कि 2019 में मोदी ने कहा था हमारे पास जी राफेल होते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते, और फिर हमने देखा कि किस तरह राफेल फेल हुए हैं। और ख़ास कर इसके साथ एक नई डिबेट भी पैदा हो गई है। वो डिबेट ये है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर है वेस्ट की टेक्नोलॉजी के एतबार से। और आज एक और सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार ने फिर उन्होंने इंटरवीन किया और ये कहा है कि जो मसला कश्मीर है वो बिल्कुल भी कोई दो तरफा मसला नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल इशू है। तो हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। एक्स एडवाइज़र मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, भारत को बैटलफील्ड में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और सिफारती महाज पर भी उसकी सुबकी हो गई है, क्योंकि अब वेस्ट भी बता रहा है कि कैसे भारत ने मिन्नतें की हैं कि सीज फायर हो जाए। के लिए ये एक ह्यूमिलिटी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हमने एक जिसे कहेंगे रिस्ट्रेंट दिखाते हुए एज अ रिस्पॉन्सिबल मैच्योर एंड अपनी कंट्री की डिफेंस करते हुए हमने अपनी कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक कैपेबिलिटी जो है वो रीजनली मनवाई है, और एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो तो सर्टेनली मनवाई है। याद रखिए कि we've come out as a responsible peaceful nation which wants to coexist in a atmosphere जहाँ पे tensions को कम किया जाए। I think हमें इकोनॉमिक जिसे कहेंगे सिफारती और सबसे बढ़ के हमें एक ग्लोबल स्पेस मिल गई है। मैं ये बड़ा कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो एक इंक्रीज्ड इंटरनेशनल स्टैंडिंग आई है एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एक न्यूक्लियर नेशन, मिसाइल फील्ड नेशन, हर तरह F-16 से लेके J-10 थंडर तैयारे तक, प्लस एयर के ग्राउंड टू एयर कैपेबिलिटी वाली नेशन, बट अपनी रिस्पॉन्सिबल नेशन, और फिर एक जो इन्फ्लुएंस है और रूम टू मन्यूवर बोथ डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली बहुत मिल गया है हमें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इरा है जिसमें पाकिस्तान एंटर कर रहा है। हम इससे बहुत मुफीद हो सकते हैं, रीजन इससे मुफीद हो सकता है। देखिए, जो स्कॉलर्स पाकिस्तान की साइड पे सेंसिबल हैं और सेंसिबल गुफ्तगू करते हैं, वो आज भी इंडिया को यही कहते हैं कि ऑन द टेबल बैठकर आपको, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो जिसको आप यूनिलैटरली रोक नहीं सकते, 1960 में हुई थी, ये इंटरनेशनल लॉज के अंडर गवर्न होती है, ये मल्टीलैटरल्स की गारंटी के साथ है, आप इसको रोक नहीं सकते। दैट्स एन इररिस्पॉन्सिबल एक्ट टू बिगिन विद। और क्या आप समझते हैं कि आप 25 करोड़ अवाम का पानी रोक लेंगे? समझने की बात यह है, ये एक बहुत ही जिसे कहेंगे इल थॉट आउट प्रोसेस है। उसकी वजह इज द फॉलोइंग। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो लो रिपेरियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान लो रिपेरियन है, इंडिया हाई रिपेरियन है, जो वाटर फ्लो है जो अग्रीड है हमारे 3 रिवर्स का, वो करना ही करना है। अगर चाइना इंडिया से ऊपर हाई रिपेरियन है तो क्या चाइना को उनका पानी रोकना चाहिए? कतई तौर पे नहीं। हम सोचे समझे गुफ्तगू अगर करेंगे और अगर हम रिसर्च पे बेस्ड करेंगे तो हम यही कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये इंटरनेशनल लॉ के तहत जिसे कहेंगे दुनिया में एज नेबर्स रहते हैं। सो पाकिस्तान को कश्मीर पे टेबल पर लाने पर और इंडस वाटर ट्रीटी को भी डिस्कस करने का ये मौका मिला है। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि कोई भी जो हेजेमनी का जो तासुर है
वो हमारे नेबर ने जो दिया है वो हर तरह से वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल नेशन। हमने टेररिज्म की भी हर सतह पे मजम्मत की है। मैं आज भी टीवी पे कहता हूं कि पहलगाम में एक भी अगर लॉस ऑफ लाइफ हुआ है तो वो जी हमारे लिए हम उसको अच्छा नहीं कहते। बट साथ ही ये कहता हूं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन हम कह रहे हैं ना कि आप इंक्वायरी करवा लीजिए, हमने बार बार कहा, बट आप उसको प्री सपोज करके मेरे 31 लोग मार दें और मेरे इतने लोग इंजर कर दें, where on earth is that well thought out? So जो better conscience है, जो better wisdom है, that should have prevailed. It didn't prevail. मुझे इससे एक discomfort होता है कि ये वहां पे prevail करना चाहिए था। चले हम आज भी यही कहते हैं कि ये आज prevail करे और पाकिस्तान इंडिया के साथ टेंशन्स को कम करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है, अमेरिका सालिसी करने को तैयार है, चाइना साथ खड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया है। ये सारी वो नेशंस हैं जिन्होंने रहना है, ट्रेड करना है। 1.25 बिलियन की आबादी है इंडिया और हमारी मिलाकर, इसकी प्रोस्पेरिटी यंगर नेशंस हैं। सो लेट्स थिंक दिस थ्रू। ये किसी तरह भी जो इस वक्त प्रोवोकेशन का बिहेवियर रहा है, इसने किसी को बेनिफिट नहीं किया। उनको इकोनॉमिकली भी एयर रूट्स बंद होने से तकलीफ हुई। वो पाकिस्तान को इतनी चीजें बेचते हैं, हम उनसे चीजें खरीद के आगे फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, बहुत सी चीजें लेते हैं, वहां पे भी तकलीफ हुई। जो ट्रेड रूट विद अफगानिस्तान है वो बंद हुआ, तकलीफ हुई। इस सारे का नतीजा ये सिर्फ अगर निकलना था कि कोई हेजेमनी है तो वो तो नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को, ये माजरत के साथ कहता हूँ, एक प्रोसेस, थॉट प्रोसेस बन गया था कि शायद हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में पीछे हैं। मेरा ख्याल है कि हमने ये भी प्रूव कर दिया है, वी आर सेकंड टू नन इन कन्वेंशनल वॉरफेयर आल्सो, whether that surface to air missile or whether that surface to surface missile. So all in all I think it's a good situation. मैं फिर सेंसिबल गुफ्तगू करते हुए ये कहूंगा, टाइम टुडे इज कि हम वो बात करें कि जो तनाज़ात हैं, चाहे वो IWT का इंडिया ने खड़ा किया, कश्मीर का विद द UN वो चार्टर, और रीजनली सार्क को आगे लेकर जाने का। मतलब आज तक आसियान ने इतना फ्री ट्रेड किया, हम आगे नहीं बढ़ सके। सो यू कांट थिंक लाइक दैट। सो अगर आपने ये सारी सोच डालनी है तो लेट्स सिट ऑन द टेबल, हम आपस में बात करें, मीडिएटर के थ्रू बात करें, UN काउंसिल के रेजोल्यूशंस के अंडर बात करें, पर बात किए बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। आई थिंक पाकिस्तान नेशन डिजर्व्स अ पैट ऑन द बैक, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। और लाइटर नोट पे मैं ये कहूंगा कि थ्रू आउट हमने अपना जो लाइटर साइड है, जो मीम्स और जो ह्यूमर को रखा, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टोरी फॉर पाकिस्तान। हर वक्त सेल्फ लोडिंग करने वाले लोगों को मैं पाकिस्तान में भी कहता हूं कि यार we need to have a mindset which is different, and today is that mindset के लोगों ने बहुत एक जिन्हें कहेंगे मीम्स भी बनाई, खुश भी बिल्कुल रहे। सर, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की भी बात की है और आपने सार्क से रिलेटेड भी बात की है, जिस पर माजी में बड़ा इन्हिसार किया गया, लेकिन सार्क उस तरह से काम नहीं कर पाया क्योंकि जो एक इकोनॉमिक हमें स्ट्रेंथ मिल सकती थी सार्क से, वो बिल्कुल भी नहीं मिली है। तो सर आप हमारे साथ रहिएगा, जो दीगर पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी पैनल का हिस्सा हैं, इसके अलावा जनरल रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब भी पैनलिस्ट में शामिल हैं। तो आप सबसे भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी मुझे जाना है लाहौर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जवाद शाह की जानिब, क्योंकि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर लाहौर समेत मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। तो जवाद शाह, मुझे बताइएगा लाहौरिये किस तरह से सेलिब्रेशंस कर रहे हैं? आज बिल्कुल कामयाब ऑपरेशन पर जिस तरह के इंडिया के दांत खट्टे किए, उसके बरक्स लाहौर के अंदर एक जश्न का समय है, बल्कि ईद का समय है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान जो है पाक फौज के हक में नारे लगा रहे हैं। इसी वाले से मैं मौजूद हूँ लाहौर का इलाका, जो अंदरूनी इलाका है धर्मपुरा मुस्तफाबाद, जहाँ पर लोगों का जोश जज्बा देखने की दीद रखता है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के दांत खट्टे किए, क्या कहेंगे पाकिस्तान फौज के बारे में? पाक आर्मी जिंदाबाद सबसे पहले तो। बाकी पाक आर्मी ने हमारे दिल खुश कर दिए हैं, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा इंडिया को मज़ा दिखा दिया, कि पता लगा दिया कि हमारी फ़ौज बिल्कुल भी किसी का वो नहीं है कि उसको हर बंदे को अटैक करने के लिए तैयार है हर टाइम। और जो हमारी न्यूज़ है और हमारी फ़ौज है, उसके लिए हम लोग बहुत दुआगो हैं कि उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया और हम लोग बहुत खुश हैं पाक फ़ौज से। पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये बताइएगा कि इंडिया का जो मीडिया है प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में यहाँ अटैक कर दिया, पाकिस्तान में वहाँ अटैक कर दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, और वर्ल्ड वाइड वो तो नाकाम हो चुका है उनका झूठ हर तरफ से। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान है, जो मीडिया वो सच दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने रात की तारीकी में हमारे ऊपर हमला किया, हमने दिन के उजाले में इन पर नमाज फजर अदा करके आसो मनीर साहब ने हमला करवाया, उनको बताया, बुज़दिलाना वार नहीं किया, मर्दाना वार किया है। इनकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी इंशाल्लाह। ये कभी कहेंगे ना पाकिस्तान पे हमला करना है, तो इनके बड़े इनको बताया करेंगे यार हमला ना करना, जवाब बहुत अच्छा आता है। हम शाना बशाना अपनी पाकिस्तानी आर्मी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे सीसा पलाई दीवार की तरह। और दिन रात हमने उन पाकिस्तान आर्मी ने एक किया, हम पाकिस्तानी आर्मी को सलूट करते हैं। जी बिल्कुल, इसी हवाले से बच्चे भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या जोश है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान आर्मी ने कामयाब ऑपरेशन किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान फौज ने घर में घुस के मारा। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि जिस तरह बच्चों में एक जोश है, जवानों में एक जोश है। उनका ये कह रहा था कि मोदी का जो बेनकाब चेहरा था, बेनकाब किया है, गंदे चेहरे को बेनकाब किया है। मोदी घर में घुस के उसको मारा है। जो उनका ऑपरेशन था संदूर, उसको तंदूर में बदल दिया है। पाक फौज के जवानों ने रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में बल्कि अटैक किया। अंधेरे में उनको बता दिया है कि अंधेरे में अटैक करने वाले, अंधेरे में अटैक करने वाले नमाज अदाएं जो लाहौरी और जोश है और भरपूर अंदाज में सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है। हमारे पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं रुख करूंगी इस वक्त जनरल रिटायर्ड मीसम रजा साहब का। सर, लाहौरियों का जज्बा आपने देखा और ये तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग बसते हैं, व्हाट आर योर सेंटिमेंट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको, सुनने वालों को ये बहुत बड़ी फतह मुबीन मुबारक हो। विद दिस जो सेंटिमेंट्स इस वक्त आपके हैं, जो सेंटिमेंट्स हम सब पैनलिस्ट के हैं, वही पूरी अवाम के हैं और वही पूरी मुस्लिम उम्मा के हैं। मैं इस वक्त मेरे मोबाइल में सुबह से कोई 3000 से ज्यादा मेरे जो फॉरेनर्स मुस्लिम कुलीग जो मेरे साथ मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं मिलिट्री सर्विस और फ्लाइंग कोर्सेज को दौरान, उनके मैसेजेस मुबारकबाद के अरबी में आए हैं, इंग्लिश में आए हैं। ये फीलिंग्स इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान कौम की नहीं है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा की इस वक्त फीलिंग है। और आज फख्र से सर बुलंद है उस पूरी उम्मत का। एक मैसेज सुबह से एक सर्कुलेट कर रहा है, वो किसी अरबी न्यूज़पेपर पे किसी ने वो लिखा है कि आज तक जिंदगी में सिर्फ उन्होंने कुफार को लोहा और आग बरसाते हुए मुस्लिम कंट्रीज पे देखा था, चाहे मेट भी अफगानिस्तान, मेट भी यमन, लेबनान, फलस्तीन, इराक, व्हाट एंड व्हाट नॉट। वो कहता है कि मैंने आज सुबह जिंदगी में पहली दफा पाकिस्तान के शाहीनों को आग बरसाते हुए किसी काफिर के ऊपर देखा है। कहता है मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब ये फीलिंग्स जो हैं, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, दे आर कमिंग आउट ऑफ सोल्स ऑफ द पीपल। और ये वो जंग थी जिसके लिए हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर था और ये फतह मुबीन उसने हमें देनी थी। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। मैं एक बात बता दूं कि जो लोग इस वक्त किसी कश्मकश में, जो हमारे मशरक में बैठे दुश्मन के जो लोग हैं, वो अगर किसी कश्मकश में है ना कि ये पता नहीं ये किस हद तक भारत का नुकसान हुआ है, मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग जब फौज में आते हैं ना, तो हमें जिंदगी की अपनी कोई परवाह नहीं होती, ये चीजें हम सरेंडर करके आ रहे होते हैं। और एक बहुत अच्छा जो कल मेरे पास पिक्चर आई एयरफोर्स के उन पायलट्स की जो सबसे पहले सुबह JF-17 के सुसाइडल मिशन पे गए हैं, उन्होंने लॉग बुक में, चूंकि मैं खुद भी पायलट हूं, उन्होंने लॉग बुक में जब सुबह टेक ऑफ का टाइम लिखा है, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है, और लैंडिंग टाइम के ऊपर उन्होंने जो बिल्कुल सर, पाकिस्तानी शाहीनों ने कौम का फख्र से बुलंद कर दिया है और आपका पॉइंट आ गया है।
मैं चाहूँगी कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। जिस तरह सर मीसम रजा साहब भी कह रहे हैं कि F-17 थंडर ने जो कारनामे दिखाए, जिसके विजुअल्स हमने देखे, जहां पर उन्होंने इंतहाई महारत के साथ टारगेट को लॉक किया, दुश्मन की जो एंटी क्राफ्ट गन थी उससे बचते रहे, दुश्मन के ठिकानों को मलियामेट किया और बाहिफाजत वापस अपने घर पहुंच गए, दुश्मन को बिल्कुल ही शिकस्त दे दी, उसको नाकाम बना दिया। सर, इसकी आपकी क्या सेंटिमेंट्स हैं? बिकॉज हम अगर ये विजुअल्स दोबारा देखते हैं तो हमें तो गूज़बम्स हो जाते हैं। पाकिस्तान की आपको याद है सियाचिन के ऊपर भारत हमसे एक पोस्ट थी, वो कब्जा करने वाला था और बड़ा नजदीक था, हमारे पास टाइम, पाकिस्तान आर्मी के पास टाइम नहीं था, तो उसने सोचा गया क्या करे, तो दी ओनली ऑप्शन वाज कि किसी हेलीकॉप्टर को स्लिंग आर्म करके हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई स्लिंग लगा के किसी जवान को लेके वहां पर ड्रॉप किया जाए, किसी फोर्स को वहां पर ड्रॉप किया जाए, तो फिर हम दुश्मन से पहले पहुंच सकते। सियाचिन का अंदाजा लगाइए, 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर का अंदाजा लगाइएगा, और उसके बाद जब बंदा बाहर लिपट रहा हो तो लटका हुआ हो तो उसके ऊपर कितनी एयर प्रेशर क्या होगा, क्या कुछ हो रहा होगा। तो वेरी ब्रीफली ये कहूंगा कि वो दो जवान और 3 जवान SSG के और एक ऑफिसर थे हमारे AK रेजिमेंट की, उन्होंने वॉलंटियर किया, उनको वहां ड्रॉप किया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ कि दुश्मन वो फोर्ट कैप्चर नहीं कर सका। वो लोग भी जब गए थे तो ये सोच के गए थे कि वो वापस नहीं आएंगे, बिकॉज अगर वो उन्होंने सोचा कि दुश्मन नहीं बना रहा तो टेम्परेचर और जो वहाँ पे हालात हैं उसके जरिए कुछ ना कुछ उनको हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा तो कम से कम लेग्स एम्प्यूटेट हो जाएंगी, हाथ एम्प्यूटेट हो जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने मिशन सर अंजाम दिया और हमने दुश्मन को रोका। अभी आपने बात की जो जन साहब जो कह रहे थे, तो वो लोग जब गए थे ना तो वो नीचे लिख के गए थे कि वी वोंट कम बैक, और अगर हम ना आए तो हमारी ये सक्सेस जो है ये हमारे अवाम के नाम लिख देना। तो ये चीज होती है। और उसके ऊपर S-400 में जाना, S-400 का हमने कितना ट्रम्पेट बजाया था कि रशिया का दुनिया का बहुत बड़ा वो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उस एयर डिफेंस सिस्टम को इवेट करने के बाद उसके मिसाइल्स को तबाह करना और देन ऑन टारगेट जाके S-400 सिस्टम के स्ट्रक्चर को तबाह करना, नगरोटा जाके उनके ब्रह्मोस का जो वो था स्टॉक पाइल था उसको तबाह करना। आपको पता है आदमपुर के ऊपर जो अंडरग्राउंड स्टोरेज है, आदमपुर इंडिया का 2nd बिगेस्ट एयरपोर्ट है, फर्स्ट एयरपोर्ट जो है वो गाजियाबाद में है वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर। तो ये जो आदमपुर के ऊपर जो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है उनके हैंगर्स की, वो एशिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। और आदमपुर बड़ा पुराना एयरपोर्ट है, वहां पे जाके आदमपुर एयरपोर्ट को तबाह करना, जो अभी इंडिया की स्पोक्स वुमन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे 5 बेसिस को, अभी उनकी कॉन्फ्रेंस आ रही थी कि हमारे 5 बेसिस को बड़ा सीरियस नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ में पाकिस्तान आर्मी ने, मैं तो कहता हूँ आप यकीन कीजिए जो कुछ भी हुआ है, मैं तो अगर आप मुझसे पूछे ना, आई थिंक आर्मी से भी अगर आप पूछे, एयरफोर्स से भी आप पूछे, तो हम वी आर ग्रेटफुल टू नरेंद्र मोदी एंड हिज कलीग, जो पागल तो हैं ही, जो साइकोपैथ तो हैं ही, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं। क्यों? कि उन्होंने हमें एक मौका प्रोवाइड किया कि हमने जो मिसाइल्स बनाए थे वो हमने रेंज पे तो टेस्ट कर लिए थे, हमें पता था इनकी रेंज इतनी है, 100,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। हमने JF-17 थंडर और J-10C का अभी तक तजर्बा नहीं किया था। JF-17 थंडर तो यूज हो चुका था एक बार, तो राफेल गिराने के बाद तो वो तजुर्बा भी हो गया है, आपका पॉइंट आ गया है। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। सर, जैसे कि सर ने भी फरमाया कि बिल्कुल हमने अपने मिसाइल का भी तजुर्बा कर लिया, लेकिन एक तजुर्बा रह गया था F-17 थंडर का और J-10C का। तो राफेल गिरा के मुजाहिद साहब हमने वो भी कर लिया है, दुश्मन पर सख्ता तारी हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए द अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। देखिए, ये तो डिफेंस के हवाले से तो हमारे बड़े सीनियर रिटायर्ड गुफ्तगू कर रहे थे और मैं स्क्रीनों भी देख रहा था, लेकिन खैर मैं ये अपना जिक्र नहीं करना चाहता, बल्कि अपने टेलीविज़न का भी जिक्र करूँगा कि हमें जब कोई रात 12:30 बजे 7 और 8 मई की ये पता चला कि पहला मिसाइल, आपको याद होगा कि मुजफ्फराबाद की उस मस्जिद पे गिरा है जहाँ 3 शहीद हुए हैं, तो उसी वक्त 2-4 और भी होंगे, लेकिन हम उस वक्त तक कोहाला से पुल से होते हुए मुजफ्फराबाद में चंद घंटे में दाखिल हो चुके थे। और इसमें आपने देखा कि मीडिया ने जो अपनी जंग लड़ी है
भारत ने और जो बहुत सारी हिकमत अमली की उसमें उनका ये भी ख्याल था, जो एक हकीकत है, कि हमारे यहाँ एक पिछले 1 साल से बड़ा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बहुत शदीद किस्म का अपोजिशन और उसका इख्तलाफ आप देखें। हमारी जुडिशरी जो है बहुत डिवाइड नज़र आ रही थी, हमारे मीडिया भी जो है वो एक हॉस्टिलिटी थी। लेकिन मोदी ने जैसे ही ये जंग हुई, ये तमाम बातें पसे पुश रख दी गई। और आपने पूरे इस दौरान 1 हफ्ते में देखा होगा कि चाहे किसी भी जमात का कोई भी नुक्ता नज़र, इवन ये कि मैं ये कहूँगा कि लिसानी मजहबी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों ने यकजा हो गए। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि जब कोहाला के पुल से, और हमारे मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने देखा होगा दरियाई जेहलम के साथ साथ आ रहा था, तो उस वक्त ये कहा गया कि सिंतास माहदे के बाद भारत हमारा पानी बंद कर देगा। बल्कि लीड आई थी एक अखबार की कि चुनाव से उन्होंने पानी बंद कर दिया। तो चुनाव से जो दरिया नीलम से पानी चलता है, दरिया नीलम से दरिया जेहलम में मिलता है, और मुजफ्फराबाद में 2 मील एक है जगह जो उनका शहर है, वहाँ आके ये पानी मिल जाते हैं। लेकिन उसको उसी तरह जोश खरोश से पानी बह रहा था, कोई उसमें रुकावट नीचे नहीं आ था। और हम उसके साथ चलते चलते मुजफ्फराबाद पहुँचे। और यही नहीं बल्कि आपको बताऊँ कि आपको शायद देखा भी होगा कि मैं चकोटी तक पहुँच गया था, फिर सिक्योरिटी वालों ने कहा जी यहाँ तक ना आए। और उसमें जो सबसे ज़्यादा बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो मैं एज ए जर्नलिस्ट, मेरा काम है एज ए प्रोफेशनल, जैसे आर्मी ने अपना रोल अदा किया, मुझे भी जब उन्होंने रोका तो मैंने कहा जी अगर आपकी ये ड्यूटी है कि आप मुझे यहाँ तक रोक सकते हैं, तो मेरी भी ड्यूटी है कि यहीं से मैं अपना कैमरा ऑन करूँ और लोगों को ये बताऊँ कि ये जो आम लोग पहाड़ों के अंदर रहते हैं, गरीब लोग, ये जो हमारे सॉरी टू से इस्लामाबाद, कराची, पिंडी, ये जो पॉश एरिया के लोग, ठीक है मुजाहरे जलसे यूज़ करने आ गए, लेकिन उन पहाड़ों के दरमियान रहने वाले गरीब लोग, कोई तरबूज बेच रहा था, कोई गरीब घर था, मैंने आप शायद वो घर भी दिखाए हों, उनमें कोई खौफ नहीं था। यानी आप बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट आपको कोई 10 किलोमीटर रह गए थे, वहीं बैठकर हमने बड़ी अच्छी दाल और सब्ज़ी खाई। तो ये जो हमने और फिर बाद में और चैनलों ने भी दिखाया होगा, उससे ये लगा कि जो हौसला है असल, देखिए जी, फ़ौज के पीछे अगर आवाम नहीं हो तो फ़ौज कभी नहीं जीतती, आप ये सब जानते हैं लोग। वहाँ शिकस्त अमूमन वहाँ होती है जहाँ आवाम बैकआउट कर जाएं, जिसका तजर्बा हमें ईस्ट पाकिस्तान में हुआ कि उस तरह हमारे साथ नहीं थे। तो ये जो है ठीक है, फोर फ्रंट पे फौज थी, लेकिन कोई जंग जो है आवाम की बैक के मीडिया के साथ अब नहीं जीती जा सकती। और हमने साबित किया कि चाहे आवाम हो, मीडिया हो, इस मरहले पर वो तमाम तर इख्तलाफ भुलाकर पाक फौज के साथ खड़े थे। और यानी कोई 48 घंटे बाद जब उसके बाद आया मोदी को, क्योंकि उनकी इकॉनमी, आपको शायद इल्म होगा, आप भी इकॉनमी में बड़ा लिखती भी हैं, कि उनके 1 करोड़ सयाह जो आते हैं तो उनसे 30 अरब डॉलर की उनको आमदनी होती है। उनकी जो 18 था ऑफशोर कंपनियां हैं, उनको 57 बिलियन डॉलर का उनको जो है वहाँ पर उन्होंने 2024 में कमाए थे। इसी तरह उनको जो IT उनकी सबसे बड़ी है। और 1 हफ्ते में जो उनकी इकॉनमी को नुकसान पहुँचा, और इससे पहले मैं कह चुका था कि इंडिया इस जंग को समझ रहा था कि 24 घंटे में वो टारगेट पूरे करके वापस चले जाएगा, लेकिन बिल्कुल सर, एक ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि बड़ा कोलेट्रल डैमेज भी भारत को पहुंचा है। मोदी को तो बड़ा धचका लगा है, वो अभी तक डिनाइल में ही गालिबन मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, जैसे कि हमें पता है कि हमारा दुश्मन झूठा भी है, मक्कार भी है। जैसे सांप अपनी स्किन को श्रेड करता है ना, लेकिन वो फिर भी डंक मारता है। तो ये नेचर है हमारे दुश्मन की। सर, हम क्या उसको ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो सीज फायर को ऑनर करेगा? देखिए, ऑब्वियसली सीज फायर जब पुट टुगेदर हुई, जैसे अमेरिकन अथॉरिटीज ने कहा कि उनको 48 घंटे में, और जब बिल्कुल एस्केलेट हुई, ये भी याद रखिए कि सीज फायर तक पहुंचने का जो मरहला है उसमें भी आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। बिकॉज जब हम सुबह 4 बजे ऑफेंसिव पे आए थे तो दुनिया को ये पता चला कि हमने क्या कैपेबिलिटी शो की है, बावजूद इसके कि हम 5 जहाज गिरा चुके थे। सो वी हैड डन आवर बिट। तब ये लास्ट स्ट्रॉ था और ये एक फीलिंग आई कि दिस कैन नॉट एस्केलेट। दो न्यूक्लियर पावर्स कैन नॉट गो इनटू अ कॉम्बैट सिचुएशन with 1.25 बिलियन पीपल, एंड जो पूरा रीजनल पीस है और जो वर्ल्ड पीस है वो डिस्टर्ब होता है। सो ऑब्वियसली, पर एक बहुत ही टुगेदर पुट की है। मैं अब भी ये कहता हूं कि जो कलेक्टिव विजडम है, जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है ऑन द इंडियन साइड, दैट हैज टू बिलीव इन दिस, कि जो टेंशन्स को बढ़ाना है वो किसी के लिए, एक फर्द के लिए इंडिया में और एक फर्द के लिए पाकिस्तान में या साउथ एशियन रीजन में फायदेमंद नहीं है। जितनी टेंशन्स नीचे जाएंगी, अगर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढना चाहते हैं दुनिया से, हम भी ढूंढना चाहते हैं, एक यंगर नेशन को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो बिलीव करें इस चीज में कि एक इशू
को सेटल करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी वहां रहती है और उसको कंसिस्टेंटली एक जिसे कहेंगे फ्रेंजी में रखना इशू को डजंट सूट एनीवन। और एक ऐसा नया इशू खड़ा कर देना जो कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, IWT इज एन इंटरनेशनल लॉज के अंडर ये ट्रीटी है, इसको आप यकतरफा तौर पे रोक नहीं सकते और 25 करोड़ आवाम का पानी रोक नहीं सकते। आप इसको हेल्ड इन अबेयंस की कोई क्लॉज नहीं एग्जिस्ट करती। सो बेटर सेंस हैज टू प्रिवेल, बट देयर इज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हम आज तक कभी इंडिया की साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई ऐसी चीज हो जाती है। पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सामने रखूं, ये कैसे हो सकता है कि 2019 में एक पुलवामा होता है, आज दोबारा इंडिया ये करता है। ये ऐसे आप चल नहीं सकते आगे कि हर 3-4 साल बाद आप एक ऐसे एपिसोड में जाएं कि दो न्यूक्लियर नेशंस जो हैं वो इतना आमने सामने आ जाएं और पाकिस्तान हर वक्त डिफेंड करते हुए फिर एग्रेशन करे एंड पुट थिंग्स टू रेस्ट और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करे। दिस इज नॉट द वे टू लिव लाइफ। सो जो मेजर इश्यूज हैं, और ये बिलीव करें इस चीज को कि जब हम कहते हैं कि हम टेररिस्ट आउटफिट को किसी तौर पर भी अपने खित्ते में सपोर्ट नहीं करते, बल्कि अगर जो इंडियन फुटप्रिंट है वो दिखाई देता है मुझे मेरी बलूचिस्तान की ट्रेन का, तो क्या हम चढ़ दौड़े थे उन पे? हम इतने बेवकूफ अगर होते तो हम भी ये कह देते कि हमारे पास ये हम तो शवायद भी दे रहे थे। मैं फिर कहता हूं कि द एटमॉस्फेयर इज के इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए जो पीस है। मुझे कई जो अभी मैं जिसे कहेंगे रिसर्च पढ़ता हूं तो लोग इस पे खदशा उठा रहे हैं कि इंडिया जो है शायद उसको अंडरस्टैंड डिफरेंटली कर रहा है और इंटरनेशनलाइज नहीं होने देगा कश्मीर को और सामने नहीं आने देगा। ये ना कीजिए। इस वक्त ये बात तय है कि ये दो हमारे की इश्यूज हैं जिन पे आगे बढ़ना है। IWT उसको अलहदा करें, आगे बढ़ें, कश्मीर के इशू पर बातचीत शुरू करें और फिर जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने लाइटर नोट में वो कहते हैं, उन्होंने फिर कह दिया कि 1000 ईयर्स, मतलब देरीने मसले जब तक हल नहीं होंगे टेंशन्स को नीचे नहीं लाएंगे। पाकिस्तान को ग्रेट ग्लोबल स्पेस मिली है जिसको मैं बार बार कहता हूं, हमारा इंटरनेशनल वकार ऊपर गया है, हमें इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बड़ी जिसे कहेंगे स्पेस मिल गई है टू प्ले। हमारी बात की हुई का जो इस वक्त इफेक्टिवनेस है दैट इज द हाईएस्ट इन दिस रीजन। I mean, that makes me feel really, really proud as a Muslim nation। और हमें अल्लाह ताला के सामने आजिज़ाना तौर पे रहना चाहिए। जरूर हमें इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, पर हमें उस नेशन को भी अब ऐसे साथ लेकर चलना है एज एक्टिंग लाइक अ गुड ब्रदर, अ गुड नेबर, कि हम उनको कहें कि आप टेबल पर आकर इन मामलात को आगे लेकर चले। क्योंकि ये तो प्रूव हो गया ना कि कोई एग्रेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ मीनिंगलेस एंडेवर, बिकॉज जो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है दैट्स फार अहेड ऑफ एनीथिंग। और आखिरी बात, द इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा ये होता था कि दे वुड साइड विद इंडियंस बिकॉज हम ये कहते थे ओ जी बड़ी मार्केट है, बड़ी चीज है। दैट डिड नॉट हैपन दिस टाइम। There is a 180-degree turn of the international media diplomacy that Pakistan has been able to do. ISPR has done a great job, but all the scholars from Pakistan have done a great job, and the way we handled this issue, polity side बिल्कुल सर, अनडाउटली ISPR हैज डन अ ग्रेट जॉब। और मीसम रजा साहब, जैसे कि खाकान नजीब साहब भी फरमा रहे हैं कि IWT को भी भारत ने मलूज़े खातिर नहीं रखा, हालांकि वो एक बायलैटरल ट्रीटी है। भारत जो ट्रीटीज़ को भी ऑनर नहीं कर रहा है, क्या हम उस पर मजीद भी ट्रस्ट कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं भारत की, क्या वो इस सीज फायर को कमज़ोर कर सकती हैं? बिकॉज वी नो कि वहाँ पर नेशनलिज्म को उभारा जाता है, फिर मोदी का जो पर्सनल एक पॉलिटिकल गेन है, क्या ये सब चीज़ें सीज फायर की इफेक्टनेस को मुतासर कर सकती हैं सर? बिल्कुल कर सकती हैं। और ये अभी कुछ अरसा तक मोदी साहब जो हैं वो उस माइंडसेट का एक सर्वाइवल के लिए वो पूरी की पूरी एक थ्रस्ट लगाएंगे, ये मेरी एंटिसिपेशन है। लेकिन आपने जो वर्ड यूज किया नेशनलिज्म प्रमोट कर रहे हैं, वो बिल्कुल नेशनलिज्म प्रमोट नहीं कर रहे। वो आरएसएसिज्म, वो हिंदुआताइज्म वो प्रमोट कर रहे हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी बाइफर्केशन नजर आ रही है जो इंडियन पॉपुलेशन के बीच में है, जो जान चुके हुए हैं कि जो मोदीज़म है वो एक और भारत की शक्ल चाह रहा है,
जबकि जो गांधी जी ने इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट दी थी, दैट वाज अ डिफरेंट इंडिया। अब इस वक्त जिस तरह उनके मीडिया ने फॉल्स एक्विजिशन और सारा जो गलाजत उन्होंने 2 दिन पहले पूरा एक ड्रामा रचाया, वो पूरे का पूरा सारा अब वो सारे माफिया मांगते फिर रहे हैं। और अब भारत का जो पॉपुलेशन है वो उनका इंडिया मीडिया से एतबार उठ गया है। मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं मीडिया को भी, पाकिस्तान के जिस जिम्मेदारी के साथ इन्होंने ये सारे 22 तारीख से लेके और आज तक जो इस कैंपेन को जिस तरह एक ट्रू नैरेटिव को लेके जिस तरह वो चले और हकायक की बुनियाद पे लोगों को अपडेट रखा, और उसकी सबसे बड़ी फतह ये थी जो हमारे 16 चैनल जब इन्होंने बंद किए इंडिया के अंदर, हमारा ISPR का अकाउंट इन्होंने इंडिया के अंदर ब्लॉक किया, ये एक मुंह बोलता सबूत था इस चीज के ऊपर कि भारत की दुनिया जो है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को सुनना जा रही है। अच्छा, अब अगर ये किसी मजीद मुहिमजोई की तरफ जाते हैं तो अब की बार पूरी दुनिया जो है वो इस चीज की विटनेस है कि हम तो वो बिलीव करने वाली कौम है कि जो मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, और अब उस मोमिन को जो तेग मिली है तो अब वो मोमिन क्या तबाही मचाई है उसने, वो पूरी दुनिया ने इसको विटनेस कर लिया है। और जिस तरह इस वक्त जो भारत के इकोनॉमिस्ट हैं जो जेन्युइनली इस वक्त इस खित्ते में अमन करके कारोबार करना चाहते हैं, अब उनको आगे आना चाहिए और उनको इस माइंडसेट को कुचलना चाहिए। जिस तरह के एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खत लिख दिया मोदी साहब को अभी कि बस कर दो इस झूठ की दुनिया से, अब भारत को जो तुम डिसइंटीग्रेशन की तरफ धकेल रहे हो, अब बस कर दो। अब इस तरह ये इंडिया के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई है और अल्टीमेटली ये एक पूरे का पूरा माइंडसेट जो है इसको उनको फ्रंट लाइन से हटाना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरह डिसइंटीग्रेशन की जो वेव्स हैं, अब स्पेशली पाकिस्तान की इस एपिसोड के बाद अब वो इतना जोर पकड़ जाएंगी कि इस हिंदुआता माइंडसेट और RSS माइंडसेट को सरवाइव करना भारत में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, तो सर यानी कि आप ये कह रही हैं कि इंटरनेशनली भी वेस्ट ने मोदी को आईना दिखा दिया है। तो इस पर मैं आपसे बात करूंगी। गजनफर साहब, आपको क्या लगता है कल DG MOUs की मुलाकात भी होने जा रही है, क्या कोई मौसर बैकडोर चैनल कायम हो सकता है या आप समझते हैं दैट दिल्ली इज स्टिल फार अवे? DG MOUs की तो वैसे भी आपको पता है हॉटलाइन एग्जिस्ट करती है जिसपे वो बातचीत करते रहते हैं, और रिपोर्टेडली खबर ये है कि जब इंडिया ने अटैक लॉन्च किया था उससे पहले भी DG MO ने बताया था कि जी हम उन टेरर कैंप्स को या इन चीजों को हिट करने की कोशिश करेंगे। तो DG MO से जो बातचीत होगी तो 100% मिलिट्री एस्पेक्ट और मिलिट्री एंगेजमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। जो सीज फायर का जो आप स्प्रिट देख रही है, सीज फायर का फ्यूचरिस्टिक जो बैकग्राउंड देखते हैं उसकी और भी एलिमेंट्स हैं। एक तो आपने इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, वो तो मेरा ख्याल अगर आप इस सीज फायर माहदे में डिस्कस भी करेंगे तो उसके बाद जो लाइन आएगी वो यही है कि ये तो जी बायलैटरल, ये तो इसके अंदर तो वर्ल्ड बैंक गारंटर है और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, तो अगर आपने कोई चीज करनी है तो आप उनके साथ बैठ के बातचीत करें। और ये हम बार बार कह रहे हैं पानी रोकने की बातचीत, ये बात नोट कर लीजिए कि इंडिया 25 साल भी लगा रहे तो पानी नहीं रोक सकता, इसलिए कि उसके लिए पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा है, और जो दरियाओं का स्पेट है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है जो टेरेन है, जो टेरेन की कन्फिग्रेशन है, जो जहाँ से दरिया निकलते आते हैं उसको आप किस तरह चेंज करेंगे, वो तो अल्लाह ताला की ज़मीन है, उसको चेंज करने के लिए आपको ट्रिलियन ऑफ डॉलर, तो वो तो कोई मसला नहीं है और ना वो भारत करने की पोजीशन में है। अब बात यह है कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली आपने किस तरह चलना है, भारत पे आप मुकम्मल एतमाद तो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर बीजेपी का जो हार्डन्ड मजहब को इस्तेमाल करके जो एजेंडा है और मजहब को जो पॉलिटिक्स में मिला के वो लोगों को सप्रेस करते हैं, उसके अंदर जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं उनका टोटल कंट्रोल है लोअर पावर सेगमेंट में।
इन हिंदुओं की खुद अपनी दो जातें हैं जो ब्राह्मण और दलित हैं। ब्राह्मण वहां पे की परसेंटेज कम है और दलित की परसेंटेज ज्यादा है। उसके साथ जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनके ऊपर अगर अभी भी आप एस्टिमेट्स लगा लीजिएगा तो यानी सिर्फ 1947 से लेके आज तक इंडिया के अंदर 67 मुस्लिम कुछ फसादात हो चुके हैं, जिसमें हजारों मुसलमानों का खून कर दिया है, लेकिन ना कांग्रेस ने आवाज उठाई है ना किसी और पार्टी ने आवाज उठाई। तो मुझे जो हार्डन्ड एजेंडा है ना, मैं आपको आज ये बता दूं कि वो सर बिल्कुल, और यहाँ पर मैं आपकी बात में ना एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी रिसेंट मैंने एक स्टेटमेंट देखा था मोदी का, जिसमें वो ये काउंट कर रहे थे कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 43% बढ़ गई है और जो हिंदू पॉपुलेशन है वो सिर्फ 8% बढ़ी है। तो इससे अंदाजा होता है ना कि क्या उनका माइंडसेट है। नहीं, उसकी एक तकरीर सुने ना, वो इतना नीच आदमी है। उस एक तकरीर में वो कह रहा था कि जी जो बच्चा पैदा करने वाले लोग हैं ना, इनको आप कम करें। अब ये जिनके माइंड में ये बैठा हो, यानी उसकी हम इंटेलेक्चुअली उस लीडरशिप का या उस मीडिया का आप मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस जिल्लत की, इस सतह, तनज़्ज़ुरी की इस सतह पे चले जाते हैं कि हम उस सतह पे जा नहीं सकते, और वो जुल्म और जाति की उस सतह पे चले जाते हैं। यानी जो कौम अपने ही हिंदू, अपने ही दलित को मारे। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें एक बच्ची की टांगे इसलिए तोड़ दी गई कि वो एक मंदिर के बाहर पानी पीने के लिए खड़ी हो गई थी और दलित लड़की थी। और ये मैस मजेंडा जो इंडिया की रियासतें हैं ना, उसके अंदर आप जिसको भी उठा, मध्य प्रदेश उठा के देख लें, आप गुजरात उठा के देख लें, आप साउथ में उठा के देख लें, वहां ये चीज एजेंडा जो है उसको एनलार्ज किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं डेमोग्राफिकली जो कश्मीर में उन्होंने पिछले दिनों ने किया है, उसकी अगर आप एस्पेक्ट देखें तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कहा है कि अगर 1,20,000 वोट हिंदू देंगे और एक सीट बनेगी, तो 1,80,000 अगर मुस्लिम देंगे तो वो सीट क्रिएट होगी। तो इन्होंने उस असेंबली के अंदर 6 सीटें पहले ही बढ़ा दी है। तो ये तो उस वक्त तक तो ये जारी रहेगा जब तक मूजी है। और आपको ये भी पता है कि इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल अपने सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए मोदी ने पूरे भारत को ही एक आग में धकेल दिया है। आपका पॉइंट आ गया है। मुजाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि तो बड़ा वाज़ेह हो गया है ना कि भारत का दिफा जो सिक्योरिटी है वो कितनी वल्नरेबल है और कितनी फ्रेजाइल है। आप नहीं समझते कि जो मोदी का एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, बीजेपी और आरएसएस का गठजोड़ है, इसने इस दिफा को मजीद भी कमजोर कर दिया है? ठीक है, एक और बात ये कि सॉरी से आपसे पहले भी बात होती रही है कि एक तो हमने ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की है, हमने सब कुछ दिखाया है, वो इस तरह हिंदुस्तान वाले नहीं दिखा सके। इसमें अहम बात ये है कि जो मैंने पहले इकॉनमी का जिक्र किया, आपने गौर किया होगा कि इस दौरान जो पूरे 2 हफ्ते में जो बलूचिस्तान या केपी में जो दहशतगर्दी थी अचानक वो ख़त्म हो गई। कोई खबरें ही नहीं आ रही थी, कुछ छोटी मोटी खबरें बलूचिस्तान से आ रही थी और इस बारे में दो राय नहीं कि जो बलूचिस्तान में किस तरीके से जो ट्रेन के बाद वाक़या हुआ। तो हमें ये बात ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि जो ख़ास तौर पर इस वक्त जो फ़ौज का काम था वो तो हो गया, जो अफवाज पाकिस्तान ने करता, लेकिन हमें इस्लामाबाद में जो हमारी पॉलिटिकल सिविलियन लीडरशिप बैठी है, उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इख्तलाफात को, अपने महाजराई को इस हद तक ना ले जाएं कि उससे दुश्मन फ़ायदा उठाए। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये ठीक है, वो तो एक हो गया, हमने किस तरह उन्हें मार गिराया, किस तरह वो भागे। और दूसरे आप ये भी देखिएगा कि इसमें जो पहलकारी सबको इल्म है, ज़राए भी बताते हैं कि मोदी को करनी पड़ी। उसको पता था कि वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो समझते थे कि शायद 48 घंटे में अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, जबकि हमने जो प्रोलॉन्ग हुआ ये तरह, उससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा। और फिर मैं ये कहूँगा कि उससे हमारे पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर जो प्रोविंशियल के दरमियान, देखिए अब नहर के पानी पर हम लोग किस तरह झगड़ रहे थे, सिंध में मुजाहरे हो रहे थे, जल से जुलूस हो रहे थे कि जी हमारा पानी ले लिया, ले। तो एक पूरी कन्फ्रंटेशन की फिजा थी। इवन हमारे बड़े बड़े कायदीनों को बयान देने पड़े थे, अचानक वो सब खत्म हो गई, वो एक हद तक रिजॉल्व भी कर दी गई है, शायद वो इशू भी रह जाए। तो अहम बात यह है जो मैं बार बार जोर से कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अवाम और फिर उसके साथ यकीनन उसको रिफ्लेक्ट मीडिया भी करता है, वो एक इशू पर, और वो है पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सालमियत, उसकी इकॉनमी, उस पर एक यकजा नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। और हिंदुस्तान जिस तरीके से इस वक्त डिवाइड है, अब उनकी सो कॉल्ड इकॉनमी का क्या हुआ जो इतनी
ट्रिलियन डॉलर की क्लेम करते हैं। गालिबन इंडिया की दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी कहलाई जाती है, और आईटी में तो पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा मुजाहिद साहब, सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि वो तो सिलिकॉन वैली बनाने के भी ख्वाब देख रहे थे, वो भी चकनाचूर हो गए। IMF के हम जो इस वक्त प्रॉब्लम के शिकार थे, अपने IMF के पास जा रहे थे, एक लिहाज से हमें लग रहा था कि हम इंटरनेशनल फोरम में कोई आइसोलेट होते जा रहे हैं। ट्रम्प साहब के भी उल्टे सीधे कुछ बयानात आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह आया है, बहरहाल वो हिंदुस्तान हमसे 10 गुना बड़ा आबादी के एतबार से है, फौज के एतबार से है, इकोनॉमी के एतबार से है, अवाम के एतबार से है, लेकिन और ऐसा सब डरा रहा था कि पाकिस्तान एक कोई छोटा हिंदुस्तान का कोई 27वां 28वां सूबा है। तो इंटरनेशनली जो हम साबित आए और इंटरनेशनल मीडिया ने एक्सेप्ट करा कि हिंदुस्तान ने जो जारियत की, पाकिस्तान ने उसकी अपनी सलाहियत का मुजाहरा करते हुए उसका भरपूर जवाब दिया, और इससे हमें यह फायदा हुआ है कि हालिया दिनों में आपने देखा होगा और जगह जगह जाके उन्होंने भीख मांगी है कि पाकिस्तान से हमें बचा लो और सीज फायर करा दो। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया है। साबिक सफीर नगमाना हाशमी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। इंडो पाक रिलेशंस को नगमाना साहिबा बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी करती हैं। भारत ने सीज फायर तो मान ली है, लेकिन शराइत से इनहिराफ कर दिया है, आगे प्रोग्रेस कैसे होगी? देखें, इट इज टू अर्ली टू से, क्योंकि पहले सबसे बड़ा इफ तो है कि हम किसी थर्ड कंट्री में बैठ के मुज़ाकरात शुरू करें। अभी तो यही नहीं तय पाया है कि जी ये मुज़ाकरात कहाँ होंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है इनके आपको TORs बनाने पड़ेंगे, अपनी अपनी पोजीशंस जो है उनको आपको डिटरमिन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी होगा। अब जाहिर सी बात है मोदी साहब का तो इस वक्त तो इंडिया को बहुत ज्यादा हिफत हुई है और उनका बहुत ही लॉस ऑफ फेस हुआ है, तो वो किसी न किसी तरह थोड़ा सा अपना फेस सेविंग करने की कोशिश करेंगे। जो आप कल से भी देख रहे हैं कि बेबुनियाद इल्जामात उन्होंने लगाने शुरू कर दिए कि जी ये सीज फायर की वायलेशन हो रही है, हालांकि खुद उनके इंडियन मीडिया ने और स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया ने उसको कह दिया कि जी किसी किस्म की कोई वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं हुई है, और हमने भी बहुत फर्मली कह दिया है कि जी वे टोटली कमिटेड। और इस वक्त जो उनका अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसकी वजह से वो इतना घुमंड में है और उन्होंने वो सब कुछ उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी प्रमोट कर रहे हैं, वही हैं जो जिन्होंने उसको आर्म टू द टीथ भी किया है टू बी द पुलिसमैन ऑफ द रीजन। तो वो इस वक्त कह रहे हैं कि जी आप नेगोशिएशन की टेबल पे आए, बिकॉज इट इज नॉट राइट के दो न्यूक्लियर पावर्स जो है वो इस तरह लड़े, क्योंकि इसमें पूरे दुनिया का नुकसान है। और वो पहली दफा ये क्यों कह रहे हैं? वो पहली दफा इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पहली दफा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का, रिजॉल्व का और हमारी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिव पार्टनरशिप की स्ट्रेंथ का पता चला है, और उन्हें पता चला है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डो जो है जिसका हमने बहुत कोशिश की है कि हम लेकिन नगमाना साहिबा बात ये है ना कि IWT को भारत ने हेल्ड इन अबियंस कर दिया है, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पर किस तरह की सिफारतकारी को लाहे अमल में लाना होगा? एंड सेकेंडली वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है, तो भारत के इस इकदाम पर उनका मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? देखिए जी, जो हमारे पोजीशन होगी, जो हमारा पेपर लिखा जाएगा, मैं तो अब जाहिर सी बात है सर्विस में नहीं हूं, तो मैं तो कंजेक्चर ही कर सकती हूँ या अपना ओपिनियन दे सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से जो हमें पेपर बनाना चाहिए नेगोशिएशंस के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबल पीस अगर हमें चाहिए और हमने रेजोल्यूशन चाहिए की तरफ जाना है, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा कोर इशू ऑफ ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है कि उस मसले का कोई हल हो और उस पे कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कशंस को आगे लेके जाए। उसका क्या हल करता है, दैट्स एन अदर डिबेट ऑल टुगेदर। इसी अच्छा नगमाना साहिबा, अभी आपने कहा कि जाहिर है आप भी यही चाहेंगे कि जो कश्मीर इशू है वो रिजॉल्व हो। हाँ, मैं आपको वाटर ट्रीटी का जहां तक ताल्लुक है, इंडस वाटर ट्रीटी का, तो उस पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारा सेकंड एजेंडा यही होना चाहिए कि जी जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको यूनिलैटरली
इंडिया वॉयलेट कर रहा है, और आज से नहीं वॉयलेट कर रहा। आप देख लें कि जो उन्होंने कृष्ण गंगा डैम बनाया है, जिसमें हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गए, सब कुछ किया हमने, और बहुत सारे जो उन्होंने डैम से और डैम से बगलियार डैम वो भी है सारे जिसकी इलीगल हैसियत है। इलीगल हैसियत है। दूसरे ये हेल्ड इन अबेयंस हो ही नहीं सकती, मतलब इंडिया के कहने से तो नहीं हो जाए, बिकॉज दिस इज अ ट्रीटी जिसमें दोनों पार्टीज को एग्री करना पड़ेगा कि इसका आगे क्या करना है। तो ये हमारी बिल्कुल टॉप प्रायोरिटीज में से नंबर 2 होनी चाहिए कि जी इसको बिल्कुल अपनी असली हालत में फुली ऑपरेशनल किया जाए, और गारंटीज ली जाए इंडिया से कि ना वो मजीद आगे इस पे कोई डैम्स बनाएगा, और ऑलरेडी जो हमारा वो 19% पानी ये डैम्स बना के वो हमें कम दे रहा है, कि वो भी हमारा पूरा करे, और आइंदा कभी किसी हालत में वो इस ट्रीटी को छेड़ ना सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमें ये भी उस पे रखना होगा कि जी अब बहुत हो गई है, वी हैव हैड इनफ। अब किसी हालत में ये जो इंडिया अपनी जब इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर में आके खुद ही अपने लोगों को मरवा के खुद ही हम पे टेररिज्म का इल्जाम डाल देता है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो लकमाना साहिबा, आपको क्या लगता है कि अब जो ये इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली का मामला है, जाहिर है फ्रॉम द इंडियन साइड, क्या इसके नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेट होंगे, या जो पुराना मुआहिदा था उसी की तरफ बहाली के लिए जाया जाएगा? देखिए जी, इंडिया तो चाहता ही ये है कि वो कहता है रीनेगोशिएट करे। भाई ये दुनिया का मॉडल मुआहिदा है। दिस मुआहिदा हैज सर्वाइव्ड एवरीथिंग। दिस मुआहिदा हैज सर्वाइव्ड वॉर्स। दिस मुआहिदा हैज सर्वाइव्ड अ लॉट ऑफ टेंशंस। और ये इतना एक अच्छे तरीके से नेगोशिएटेड मुआहिदा है कि जिसको एक मॉडल मुआहिदा समझा जाता है बिटवीन अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन स्टेट्स। सो हमारा तो इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि उसे आप फुली रिस्पेक्ट करें और उसको रेस्टोर करें। और इसी तरह बाकी जो हमारे मसाइल हैं, सर क्रीक है, सियाचिन है, बड़े सारे और मसाइल हमारे हैं कि उनके ऊपर भी बात की जाए। और जैसे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हम सब चीजों को इकट्ठे लेके चलते थे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि चले जी जल्दी से अब इंडिया कहे कि जी आप ट्रेड खोल दे तो चलो जी फिर हम ट्रेड खोल दें और बाकी नहीं। एक कॉम्प्रिहेंसिव, अगर एक थर्ड पार्टी पड़ी है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इश्यूज, जिसकी गारंटी जो है वो फिर जो इस उसमें केस में तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी मैं मीडिएट करने को और सर्विसेज देने को तैयार हूं। तो दे शुड देन उनके वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इंडियंस के, उन पे लेकिन लकमाना साहिबा, ये भी तो एक हकीकत है ना कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन अटैक किया तो उसके बाद ही ट्रंप ने इंटरवीन किया और दुनिया इस पर बात भी करी है। आपका पॉइंट आ गया है। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और सर, हमने देखा कि आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के हल से मुताल्लिक बात की गई है, जो कि डिप्लोमेटिकली भारत की एक और शिकस्त भी है। वैसे 2019 में भी जब मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए थे इंडिया पाक रिलेशंस में, तब भी उन्होंने इंटरवीन किया था, लेकिन भारत ने उसे मुस्तरद कर दिया था। क्या अब भारत टेबल पर आने को तैयार हो जाएगा सर? देखिए जी, इंटरनेशनल लॉ की अगर बात की जाए, यूएन चार्टर की बात की जाए, तो आर्टिकल 33 से लेकर 38 तक वो प्रोविजंस मौजूद हैं कि कोई भी आलमी जंग हो, आलमी तनाज़ा हो, नेगोशिएशन से, कंसिलिएशन से, मेडिएशन से, आर्बिट्रेशन से और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से टेबल पे बैठ कर उसका हल ढूंढना ही मुहज़्ज़ब कौमों की निशानी है। और इंटरनेशनल लॉ तमाम दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों को पाबंद करता है कि यही तरीकाकार अपनाया जाए, जिससे इंटरनेशनल लॉ में स्पेसिफिक मोड ऑफ रेजोल्यूशन या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का तरीकाकार के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जो आपने बात की, क्या हिंदुस्तान इस पे मुत्तफिक होगा, एग्रीड करेगा? 2019 के अंदर तो हमने देखा था कि हिंदुस्तान जो है वो टेबल पे बैठने से भाग गया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जिस तरीके से हमारे जवानों ने, शेरों ने, दिलेरों ने इसको दूर चुटाई और पाकिस्तान का हाथ अल्लाह के फजलो करम से ऊपर रहा और पाकिस्तान के जवानों की, शेरों की, पाक फौज के और एयर फोर्स के
जवानों ने जिस तरह फतह के झंडे हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान में लहराए, उसके बाद आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ आर के हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठ के ही मुज़ाकरात से मसला कश्मीर का भी हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 1948 की जो रेजोल्यूशन थी उसमें ये कहा गया था कि आइंदा आने वाले वक्त में मसला कश्मीर का हल यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के नतीजा में ही निकलेगा, और कोई भी मुल्क जिनकी जो जो सरहदें हैं उसको सुपरसीड नहीं करेगा, अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन 2019 में 35 और 370 को मुनक़ता करके भारत ने अपना दहशतगर्द होने का, अपनी जारजियत का, अपने इस्तिबदाद का, जुल्म का सबूत दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने मैक्सिमम कोशिश की कि अपने सफारती मुहाज पे वो जंग लड़ी जाए। लेकिन अब जो मौजूदा सिनारियो, इसके बाद दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान ने 4 दिन के जुल्म और जबर का जवाब 4 घंटों में दे के हिंदुस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया और एक दहशत तारी कर दी कि अगर तुमने किसी भी मसले में पाकिस्तान के साथ उलझने की कोशिश की, बंदूकें चलाने की, डराने की, धमकाने की, झुकाने की, बिल्कुल सर, तो राफेल तैयारों 400 निजाम की तबाही ने भारत के दिफाई वक़ार को तार तार कर दिया है और भारत इस वक्त दुनिया भर में जग हसाई का सामान बना हुआ है। जो भारत इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारता था, महज 4 घंटों के अंदर वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। मेरे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, खकान नजीब साहब, जनरल रिटायर्ड मीसम रजा साहब, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, साबिक सफ़ी नकमाना हाशमी साहब और बैरिस्टर वकास अबरेज साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब, आप सबके वक्त और तज़किए का बेहद शुक्रिया।